हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में, जहां आज अपन चर्चा करने वाले हैं रेट सीटेट जो एग्ज़ाम अपनी उसमें जो टीचिंग मेथड्स आती है, शिक्षण विधियाँ, साइंस की शिक्षण विधियाँ पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट मैंने कल अपलोड कर दिया था, पार्ट सेकंड आज अपलोड कर रहा हूँ। इसकी जो अपनी फर्स्ट यूनिट है विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति, उसका टॉपिक आज प्राकृतिक विज्ञान के लक्ष्य और उद्देश्य और ब्लूम का जो वर्गीकरण है उसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, जो नेचुरल साइंस होती है यानी कि प्राकृतिक विज्ञान, उसके लक्ष्य क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, भारत में अपन देखें तो भारत में विज्ञान शिक्षण के इतिहास में पहली बार मुदालियर कमीशन 1953 में विज्ञान को 10वीं कक्षा तक एक अनिवार्य विषय के रूप में स्वीकार किया गया। भारत में विज्ञान शिक्षण के इतिहास में अगर अपन देखते हैं तो पहली बार जो मुदालियर कमीशन है 1953 में विज्ञान को 10वीं कक्षा तक एक पर मान सकते हैं कंपलसरी विषय के रूप में स्वीकार इसे किया गया। कमीशन ने विज्ञान के नागरिक जीवन पर बढ़ते प्रभाव को देखा और उसके अनुरूप उसने विज्ञान का जो नागरिक जीवन पर बढ़ते प्रभाव का अध्ययन किया और देखा और उसके अनुरूप शिक्षा में विज्ञान विषय को समुचित स्थान देने की क्या की थी, सिफारिश भी की थी। यानी कि यह अनिवार्य लागू तो हो गया, फिर जो कमीशन था उसने क्या किया, विज्ञान का जो नागरिकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ते प्रभाव यानी कैसे जीवन को सुधारा जा सकता है विज्ञान की दृष्टि से, उन सब का उसने प्रभावी का अध्ययन किया और उसके अनुरूप शिक्षा में विज्ञान विषय को समुचित स्थान देने की एक सिफारिश भी की। फिर आगे इन्होंने कि माध्यमिक जो स्तर होता है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा को कमीशन ने 2 उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बताया। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा को 2 उद्देश्यों की पूर्ति का साधन किसने बताया था, तो वह कौन था, कमीशन था। इन्होंने क्या बताया, पहला साधन क्या बताया था, पहला उन विद्यार्थियों के लिए जो माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के बाद जीवन में पदार्पण करेंगे, यानी जब उनकी माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति हो जाएगी तो उसके पश्चात जीवन में पदार्पण करेंगे और उस छात्र वर्ग को विज्ञान की उन सभी उपलब्धियों से परिचित कराना जो आज साधारण जीवन का अंग बन चुकी है। यानी कि इनका पहला उद्देश्य क्या था कि उन विद्यार्थियों के लिए जो माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के बाद जीवन में पदार्पण करेंगे यानी कि जीवन में कार्य करेंगे और उस छात्र वर्ग को विज्ञान की उन सभी उपलब्धियों से क्या कराना, परिचित कराना। फिर विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य माना गया उनको उनसे परिचित करवाना। दूसरा उन्होंने क्या बताया, उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है। पहला वाला तो उनके लिए था जिन्होंने माध्यमिक स्तर तक पढ़ाई की है और बाद में जीवन जी रहे हैं, और दूसरा क्या है, उन विद्यार्थियों के लिए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उस छात्र वर्ग के लिए माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की शिक्षा की तैयारी के रूप में स्वीकार भी किया गया। बिल्कुल सही बात है। तो 2 कौन से हो गए, पहले तो वे विद्यार्थी जो केवल और केवल माध्यमिक स्तर तक पढ़ाई करते हैं और बाद में जीवन यापन करते हैं, और दूसरा जो अपन कह सकते हैं हाई लेवल तक पढ़ाई करते हैं, उन 2 के बारे में यहाँ पर बताया गया है। विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी कार्यकारी उद्देश्य को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है, जो क्या है, इस प्रकार से है। तो विज्ञान के जो शिक्षण के कार्यकारी उद्देश्य के व्यवस्थित रूप देखिए कौन कौन से। फर्स्ट अगर अपन इसमें देखें तो विज्ञान के तथ्य, पद, धारणाओं, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का ज्ञान विकसित करना। उद्देश्य क्या माना गया, विज्ञान के तथ्य, पद, धारणाएं, सिद्धांत और प्रक्रियाओं का ज्ञान विकसित करना। सेकंड है अर्जित ज्ञान का नई परिस्थितियों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना, यानी जो अर्जित ज्ञान होता है का नई परिस्थितियों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना। फिर विभिन्न प्रायोगिक कौशल विकसित करना, विभिन्न प्रायोगिक कौशल विकसित करना। चौथा होता है विज्ञान में रुचि विकसित करना, विज्ञान में अपन मानते हैं रुचि जो है उसको विकसित करना। वैज्ञानिक अभिवृत्ति विकसित करना,
वैज्ञानिक है अभिवृत्ति विकसित करना, अभिष्ट आदतों का विकास करना, जो उनकी आदत है ह्यूमन जो अपन मान सकते हैं कि ओबीज होती है, उनका विकास करना। विज्ञान के जीवन पर प्रभाव और प्राकृतिक घटनाओं के गुण दोष विवेचन जो होता है उसकी योग्यता का विकास करना, यानी कि प्राकृतिक घटनाओं पर वह उनके गुण और दोष का विवेचन कर सके, ऐसी योग्यता उनके अंदर विकसित करना। तो ये मुख्य 7 बिंदु इसके दे रखे थे। अब आगे अपन पढ़ेंगे प्राकृतिक विज्ञान के क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्यों का वर्गीकरण देखिए। तो शिक्षण उद्देश्यों के संबंध विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन से होता है। शिक्षण उद्देश्यों का जो संबंध होता है ना, वो अपन देखते हैं कि विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन से होता है। और हमारे व्यवहार के 3 पक्ष माने जाते हैं। व्यवहार के मुख्य कितने पक्ष माने जाते हैं? 3 पक्ष माने जाते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है भावनात्मक उद्देश्य, और थर्ड होता है क्रियात्मक उद्देश्य। इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य, तो देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्य का जो संबंध होता है ना, किसी विषय के ज्ञान तथा सूचनाओं से होता है। यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य का मतलब होता है कोई भी ज्ञान प्राप्त करना या सूचना प्राप्त करना, तो उसका संबंध किसी विषय ज्ञान और सूचना से होगा। जैसे रसायन विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना, जीव विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना, भौतिक विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि नॉलेज ग्रहण करना, वो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का हमारे शैक्षिक कार्य में सर्वाधिक संबंध होता है। जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं ना, उनका हमारे शैक्षिक कार्य में सर्वाधिक संबंध होता है। और उसके प्रतिपादक ब्लूम 1956 माने जाते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य के प्रतिपादक कौन है? जरूर याद रखना, ब्लूम 1956, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य के प्रतिपादक माने गए हैं। फिर दूसरा दे रखा है भावनात्मक उद्देश्य। तो ये क्या होता है? इस विषय में हमारी रुचि, उससे लगाव, भावना, अभिवृत्ति व मूल्यों से संबंधित होती है। भावनात्मक उद्देश्य विषय में हमारी जो रुचि, उससे लगाव, भावना, अभिवृत्ति व मूल्यों से संबंधित होते हैं। जैसे रसायन विज्ञान में विद्यार्थी क्या लेता है? रुचि लेता है, या अदर सब्जेक्ट जीव विज्ञान में रुचि लेता है, भौतिक विज्ञान में रुचि लेता है। तो वो क्या होते हैं? भावनात्मक उद्देश्य। तो भावनात्मक उद्देश्यों का भी शिक्षण से मुख्य संबंध होता है। इसके प्रतिपादक कौन है? केथवोल मसीहा तथा ब्लूम 1964 कहलाते हैं। पहले वाले के ब्लूम थे ज्ञानात्मक के, इसके केथवोल मसीहा तथा ब्लूम 1964, ये इसके प्रतिपादक है। मुख्य रूप से इनके प्रतिपादक याद रखने अपने को, इन्हीं का क्वेश्चन आता है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के प्रतिपादक ब्लूम थे, और इसके कौन है? केथवोल मसीहा व ब्लूम। थर्ड आ रहा है क्रियात्मक उद्देश्य। तो क्रियात्मक उद्देश्य सिम्पसन, इसके प्रतिपादक कौन है? सिम्पसन 1970। ज्ञानात्मक के तो कौन थे? ज्ञानात्मक का अगर अपन देख रहे थे तो वहां पर कौन थे? मुख्य रूप से ब्लूम थे। फिर अपन ने देखा आगे तो केथवोल और मसीहा। फिर क्रियात्मक के कौन आए? सिम्पसन। तो उसके प्रतिपादक ही होते हैं सिम्पसन। क्रियात्मक उद्देश्यों का संबंध जो होता है वह शारीरिक कौशल व क्रियाओं से होता है। जो क्रियात्मक उद्देश्य होते हैं ना, उनका संबंध शारीरिक कौशल व क्रियाओं से होता है। जैसे रसायन शास्त्र का प्रयोगशाला कार्य या चित्र आदि बनाना होता है। जैसे रसायन शास्त्र का प्रयोगशाला कार्य करना है, चित्र आदि बनाना, यानी कि शारीरिक कौशल ये क्रियाएं जो होती है उनसे संबंध माना जाता है क्रियात्मक उद्देश्य का, यानी कि करके सीखना। तो लेबोरेटरी में जो भी साइंस के स्टूडेंट कार्य करते हैं वो सब क्या है? क्रियात्मक उद्देश्य, वह करके सीख रहे हैं। वैसे इस प्रकार के उद्देश्यों का अधिकतम संबंध औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण से होता है। फिर आगे देखिए अपन बात करेंगे प्राकृतिक विज्ञान जो है उसके शिक्षण उद्देश्यों का जो ब्लूम ने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था ना, उस वर्गीकरण के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए ब्लूम ने क्या बताया था। शिकागो विश्वविद्यालय में डॉक्टर BS ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने व्यवहार के 3 पक्ष कौन कौन से होते हैं? ज्ञान, भाव और क्रिया, यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक।
तो व्यवहार के तीन पक्ष ज्ञान, भाव और क्रिया का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। किसने किया था? शिकागो विश्वविद्यालय में किया था। किसने किया? बीएस ब्लूम ने किया और उनके सहयोगियों ने किया। उन्होंने व्यवहार के कितने पक्ष बताए? तीन पक्ष बताए। कौन कौन से? ज्ञान, भाव और क्रिया। उनका क्या किया? वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो आगे देखिए फिर कि जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है ना, कि प्राप्य उद्देश्यों का ब्लूम ने 1956 में, और भावात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का करतवाल ने 1964 में, तथा मनोशारीरिक और क्रियात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का सिम्पसन ने 1969 में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यानी कि ये जो आपको स्क्रीन पर ये 4-5 लाइनें दिखा रही है ना, ये मानते हुए चलिए कि इनसे एक क्वेश्चन लगभग पूछने की संभावना रहती है। ज्ञानात्मक पक्ष ब्लूम, भावात्मक पक्ष करथवाल, और जो अपना क्रियात्मक पक्ष है वह कौन है? सिम्पसन। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। तो निम्नलिखित सारणी द्वारा शिक्षण उद्देश्य के वर्गीकरण को प्रस्तुत भी किया जा सकता है। एक छोटी सी सारणी दे रखी है, वह देख लीजिए कि सबसे पहले तो जो ज्ञानात्मक पक्ष दे रखा है यहाँ पर अपने, ये भावनात्मक पक्ष और ये क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष ब्लूम के द्वारा 1956 प्रतिपादक है इसके, भावनात्मक के क्रेथवॉल और ब्लूम है, और क्रियात्मक पक्ष के हैं सिम्पसन। अब इनके बारे में कि ज्ञानात्मक पक्ष में क्या आता है? ज्ञान, भावनात्मक पक्ष आग्रहण, और क्रियात्मक पक्ष का मतलब उद्दीपन। फिर सेकंड जो देर का वो होता है बोध, इसमें अनुक्रिया और इसमें कार्य करना। ये शैक्षिक उद्देश्यों की क्या होती है? प्राप्ति होती है। फिर अपन देखते हैं आगे, इसमें ज्ञानात्मक में प्रयोग है, इसमें अनुमूल्यन, और इसमें क्रियात्मक में क्या होगा? नियंत्रण होगा। फिर ज्ञानात्मक में विश्लेषण, भावनात्मक में विचार करना, और क्रियात्मक में क्या करते हैं? समायोजन का कार्य करते हैं। फिर 5 नंबर संश्लेषण, इसमें करेंगे व्यवस्थापन, भावनात्मक में और क्रियात्मक में स्वाभिकरण होगा। और फिर देखिए मूल्यांकन, चरित्रकरण और आदत निर्माण। यानी कि ये जो सारणी दे रखी है ना यहाँ पर, ये सारणी क्या बता रही है? ये सारणी बता रही है कि ब्लूम ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था ना, उसके शैक्षिक उद्देश्य क्या थे? ये थे। तो ज्ञानात्मक जो पक्ष था ना, उसके उद्देश्य तो क्या क्या थे? मुख्य रूप से ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञानात्मक जो पक्ष था, ब्लूम जो उसके प्रतिपादक थे, उनके तो मुख्य क्या थे? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। और जो भावनात्मक पक्ष था, क्रेथवोहल ब्लूम मसीहा वाला, इसमें आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारण, व्यवस्थापन और चरित्रकरण, ये मुख्य बिंदु आते। क्रियात्मक पक्ष जो सिम्पसन ने दिया था, उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण, ये मोस्टली इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये था ब्लूम का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। इसके बारे में बाद में अपन कल आगे और चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। कल का वीडियो भी आपको इसी समय रात्रि 8 बजे मिलेगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि डेली शिक्षण विधियों का एक वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाऊं, और उसका टाइम रहेगा रात्रि 8 बजे। शिक्षण विधियों का एक टॉपिक आपको ज़रूर करवाया जाएगा। आपसे इतना ही कहना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, ताकि लोगों के पास यह पहुंच सके और सबको फ़ायदा मिल सके। और वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बात हो तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपके लाइक को देख कर ही हम तो समझते हैं कि वीडियो अच्छा लगता होगा, इसलिए बार बार आपको कहते हैं लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो चैनल पर पहली बार है वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। इससे पहले आज दिन में मैंने 2 वीडियो उपलब्ध करवाए थे, अगर आपने देखा हो तो काफ़ी शानदार वीडियो थे। एक तो सुबह जो 6 बजे वीडियो आया था, वह तो क्वेश्चनों का वीडियो था अपन ने। उसके पश्चात जो वीडियो आया था, उसके अंदर मैंने एक तो आवर्त सारणी उपलब्ध करवाई थी। आवर्त सारणी को कैसे याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ करवाया, मज़ेदार ट्रिक। आप देखना एक बार, आप खुद कहोगे सर वाकई में क्या शानदार ट्रिक है। फिर उसी से बनने वाले 40 क्वेश्चनों का भी एक वीडियो उपलब्ध करवाया था। तो
वह आप लोग ज़रूर देखना। यह आवर्त सारणी का टॉपिक जो है वह किसी डिमांड के आधार पर मैंने शामिल किया था, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे चैनल से जुड़े हुए जितने भी यार दोस्त हैं या मेरे भाई बहन हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो भी इच्छा होती है अगर वो ही मैं पूरी करूँगा तो वही मेरे चैनल से को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे, क्योंकि मेरे चैनल को अकेला मैं नहीं चला सकता, मेरे यार भाई दोस्त सब मिलकर इसको आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करेंगे। तो मैं भी चाहता हूँ मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।